गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लिलिया के द्वारा और एसएसआईपी एंड इनोवेशन क्लब के तहत आयोजित इस ऑनलाइन 10 डेज नेशनल वर्कशॉप ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन के 5वें दिन में मैं डॉक्टर महेश गढ़िया, एसएसआईपी एंड इनोवेशन क्लब कोऑर्डिनेटर, आप सबका तहे दिल से इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लगातार 4 दिन से इस नेशनल वर्कशॉप को रोज एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं और आज हमारा जो ये 5वां दिन है। दोस्तों, मुझे आपको ये कहते हुए बहुत हर्ष और खुशी हो रही है कि हमारा जो ये सेमिनार, हमारा जो ये वर्कशॉप है, नेशनल वर्कशॉप है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हमने इसे गठित किया है। हम चाहते हैं कि गुजरात के सारे कॉलेज के स्टूडेंट, गुजरात के सारे लोग, न केवल गुजरात के बल्कि देश के लोग जो भी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं और उसके बारे में वो अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये सारा जो प्रोग्राम है वो ओपन एक्सेस के साथ हमने रखा है। कोई भी व्यक्ति इसे जुड़ सकता है, इसे देख सकता है, इसका लाभ उठा सकता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये एजुकेशन पर्पस के लिए हमने ये प्रोग्राम डेवलप किया है। इसका ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब अच्छी तरह से आप भी देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, आपके स्टूडेंट्स को शेयर करें, आपके सगे संबंधियों को, आपके दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन सब के पास भी ये फाइनेंशियल एजुकेशन का नॉलेज आ सके और इससे उन सबको भी लाभ मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि मैंने अगली बार भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, आप जो भी हम हर दिन नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, आपको किसी भी टॉपिक में कहीं भी डाउट्स है, कहीं भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में जाकर वहां पर क्वेश्चन अपना लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें और साथ साथ कमेंट भी करें, क्वेश्चन भी करें, क्योंकि नए ज्ञान के सर्जन के लिए क्वेश्चन करना अति आवश्यक है। तो मैं सभी से गुजारिश भी फिर से गुजारिश करता हूं कि आप क्वेश्चन करें और उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हम हमारे इस नेशनल वर्कशॉप को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, व्हाट इज प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है, उसके बेस से लेकर संपूर्ण जो है डिटेल्स आज हमें हमारे ट्रेनर अरुण चौबे सर हमारे समक्ष ये ज्ञान प्रदान करेंगे। तो मैं देरी न करते हुए स्वागत करना चाहूंगा हमारे इस नेशनल वर्कशॉप के मुख्य ट्रेनर अरुण चौबे सर को, कि वो आए और प्राइमरी मार्केट के बारे में हमें डिटेल में उसके ज्ञान से हमें उसके डिटेल में हमें अच्छी तरह से समझाए। अरुण चौबे सर। Welcome, welcome, welcome. Welcome to day 5, 10th March 2022. I really thank you all कि आपने इतना समय निकाला। आप चाहते तो दूसरा कोई भी काम कर सकते थे, बट आपने ये 1.5 आवर का टाइम निकाला सिर्फ सीखने के लिए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बट अगर आपने ये यहीं से स्टार्ट किया, ये आपका अगर फर्स्ट वीडियो है, तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि इसके पहले के 4 वीडियोस ऑलरेडी हमने शूट किए हैं और यूट्यूब में अपलोड किए हुए हैं। तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये चारों कंप्लीट करने हैं, फिर ये प्राइमरी मार्केट के ऊपर आपको फोकस करना है, राइट। तो पहले 4 कंप्लीट कर लीजिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। तो ये प्रोग्राम मैं स्टार्ट करूं उसके पहले तो मैं सबसे पहले थैंक यू कहूंगा मिस्टर नारायण माधु सर की, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम हो पाया है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ही इज अ जॉइंट कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गांधीनगर। इसके अलावा मैं थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लिलिया के लिए, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दिस प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एसएसआईपी एंड इनोवेशन क्लब। दिस इज 10 days program, online program, and national workshop on financial education. This is very important topic. हम लोगों ने ऑलरेडी 4 पार्ट कवर कर दिए, 5th नंबर में पहुंचे हैं। टोटल देयर विल बी 10 पार्ट। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4 कंप्लीट कर दिया। आज के दिन में आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के दिन आपको खास ध्यान रखना है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है।
और उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज आएगी, टास्क आएंगे, वो भी आपको साथ साथ में कंप्लीट करना है। तो हम लोग आगे बढ़े उसके पहले मैं थैंक कहना चाहूंगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ जी का, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम हम कर पा रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर महेश कड़िया जो कोऑर्डिनेटर हैं एसएसआईपी के इनोवेशन जीएसीसी लिलिया के। उसके अलावा प्रोफेसर सुभाष ओडेदरा जो कोऑर्डिनेटर है एसएसआईपी के। ये दोनों जन प्रोफेसर हैं जिनकी वजह से हम इस प्रोग्राम को इतना ब्यूटीफुली बना पाए। तो थैंक यू सो मच प्रिंसिपल सर और प्रोफेसर सर दोनों जन के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने इसके पहले के सेशन अटेंड किए तो आपको मेरे बारे में काफी पता होगा। अगर नहीं पता है तो फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, आपको काफी कुछ मेरे बारे में जानने मिलेगा। तो आई एम अरुण चौबे, having experience of more than 16 years into this field. I am SEBI's Smart, that means SEBI's Securities Market Trainer. Apart from that, I am also NISM, National Institute of Securities Market, and Panel Trainer. I conduct many programs for equity derivative, currency derivative, mutual fund and SRM. तो आज के सेशन में हम लोग प्योरली प्राइमरी मार्केट के ऊपर फोकस करेंगे, जो आपका पहला स्टेप है। इसके पहले के पार्ट में मैंने माइंड के ऊपर वर्क किया। अब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं कि आप ये मार्केट का एक्चुअल बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जितना लिक्विडिटी मार्केट लगता है और जितना इजी इसमें पैसा बनाना लगता है वैसा है नहीं। इसके अंदर आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अगर वो स्टेप्स आप फॉलो करते हैं तो ये मार्केट आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, राइट। तो स्टार्ट करें उसके पहले कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए आपको कम से कम 60 मिनट आपको ऐसी जगह बैठना है जहाँ पे कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। मैं कहता हूँ कि आप चाहो तो वाटर बॉटल अपने साथ में रख सकते हो, जिससे कभी भी आप डिहाइड्रेटेड फील करो उस टाइम में आप उसका बेनिफिट ले सको। बेस्ट आपको कंफर्ट मिलेगा अगर आप लैपटॉप का यूज कर रहे हैं तो। अगर लैपटॉप का यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो मोबाइल के अंदर आपको वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल वे में इसको यूज करना है। आप वर्टिकल यूज कर रहे हैं उसकी जगह पे हॉरिजॉन्टल अगर आप यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपकी स्क्रीन आपको बड़ी दिखेगी और उसको मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। अगर हो सके तो ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे आपको डिस्टरबेंस ना हो। उसके अलावा पेन पेपर लेके रखना है कि जिससे आपको जहां जहां पे लगता है नोट्स बनाने जैसे कितनी जगह पे मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के नाम दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है उसमें हमको ये कंप्लीट करना है। बट आपको मैं बहुत सारे दूसरे इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ जिससे आपका ये जो नॉलेज है वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो आपको जब भी नोट्स बनाने तो नोट्स बना करके आप लिख सकते हैं। तो और मुझको ये भी अच्छा लगेगा अगर आपने अपनी बनाई हुई नोट्स आप शेयर करते हैं तो दूसरे लोग जिन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा होगा, कुछ स्किप हो गया होगा, तो उसमें से उनको काफी कुछ सीखने मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आज के दिन में आप जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें से टॉप 3 लर्निंग आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करनी है। व्हाट इज योर टॉप 3 लर्निंग फ्रॉम दिस प्रोग्राम। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाए उसके पहले मैं कुछ नोटिस दूंगा या मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि दिस वेबिनार इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर कितनी बार ऐसा होगा कि मैं कुछ कंपनीज के नाम ले लूंगा, वैसे तो अलाउड नहीं होता है क्योंकि ये कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। बट कितनी बार आपको प्रैक्टिकली सही से समझ में आए इसलिए हम लोग कंपनी का नाम लेते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं उस कंपनी को प्रमोट कर रहा हूं या उसके बारे में अच्छा है खराब बोल रहा हूँ। मेरा सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट से उसके ऊपर डिस्कशन होगा। तो मेक श्योर कि आप इसको पर्सनल एडवाइस की तरह मत लेना। और आप जब भी कोई भी परचेज या सेल की एडवाइस ले रहे हैं तो ऑलवेज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का यूज कीजिए, उसकी हेल्प लीजिए। ही विल बी बेस्ट पर्सन टू गाइड यू बेस्ड ऑन योर टाइम हॉरिजॉन, योर रिस्क एपेटाइट एंड योर गोल, राइट। उसके अलावा मैं जो भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आई एम शेयरिंग बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो जो मुझको 16 ईयर का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं जो बेस्ट नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, राइट। तो बने रहिए। आज के दिन का 5th डे का 10th मार्च 2022 का एजेंडा है। मैं जनरली एक कोड से स्टार्ट करता हूँ, तो आज के दिन में मैं कोड कवर कर रहा हूँ मिस्टर विहान का। इफ यू कैन गेट एन आईपीओ डोंट बाय इट, ओनली बाय आईपीओ यू कांट गेट। यस, ये स्टेटमेंट आपको 2 बार रिपीट करना है तो आपको समझ में आएगा पूरे आईपीओ की जो शॉर्ट में ब्रीफ में ये एक कोड के अंदर कवर कर लिया है, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विथ सम ऑफ द एजेंडास व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको प्रैक्टिकल बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है।
आज के दिन में हम लोग क्या क्या सीखेंगे उसके ऊपर मैं आपको पहले एक बार कवर करता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज आईपीओ एंड प्रैक्टिकल केस स्टडी, इसके थ्रू आईपीओ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा। आईपीओ बोलते हैं जो खाली, इसमें एक्चुअली खाली आईपीओ नहीं, मैं पूरा प्राइमरी मार्केट एक्चुअली कवर करने वाला हूँ, तो नॉट स्पेसिफिक टू खाली आईपीओ। इसके अंदर पूरा जो प्राइमरी मार्केट किस तरह से वर्क करता है, एक केस स्टडी के साथ हम लोग उसको सीखने का ट्राई करेंगे। देन हाउ टू अप्लाई इन पब्लिक इश्यू, कोई भी पब्लिक इश्यू में अप्लाई करने की क्या प्रोसेस होती है, किस तरह से उसमें अप्लाई हो सकता है। देन हाउ टू रीड ऑफर डॉक्यूमेंट, उसके बारे में भी मैं ब्रीफ डिस्कशन करूंगा। और लास्ट में आपके साथ में शेयर करूंगा एक मिनी बुक ऑन आईपीओ बिगनर्स गाइड फॉर कैपिटल मार्केट, स्पेसिफिक प्राइमरी मार्केट के ऊपर ये रहेगी। 27-28 पेज की बुक रहेगी जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन आईपीओ के रिलेटेड मिल सकती है, तो बने रहे इसके साथ में। तो हम लोग आज का एजेंडा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो आप लोग को पता ही है व्हाट इज स्पेसिफिक। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरी मार्केट से, तो व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले आप समझने का ट्राई करो कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एक्चुअली क्या काम करता है। तो अगर आप इसको सही से देखेंगे ना, तो मेन काम क्या रहता है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का, कोई भी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम का मेन काम होता है, एक है जहाँ पे सरप्लस है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 10,000 रुपीज की इनकम है, वो सैलरी से हो सकती है, बिजनेस से हो सकती है, कोई भी जगह से मेरे पास पैसे आ रहे हैं, टोटल 10,000 की इनकम है। वो 10,000 की इनकम में 8,000 रुपीज का मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ, तो 2,000 रुपीज दैट इज माई सेविंग। तो मेरे पास यानी एक ऐसी पार्टी जिसके पास सरप्लस है। दूसरा एक है जहाँ पे उसके पास बिजनेस आइडिया है, उसको कुछ बड़ा करना है, बट उसके पास पैसे की कमी है, या जो पैसा उसमें रिक्वायर्ड है उतना अमाउंट उसके पास नहीं है, दैट मीन्स वहां पे डेफिसिट है। तो एक सेक्टर है जहाँ पे सरप्लस है और दूसरी जगह पे डेफिसिट है। तो ये सरप्लस से डेफिसिट तक पहुंचाने की जो पूरी प्रोसेस है ना, वो मार्केट करता है, हमारा मार्केट करता है। तो प्राइमरी मार्केट उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइमरी मार्केट के अंदर जो इश्यूअर होता है वो फर्स्ट टाइम जब इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट होता है, कांटेक्ट में आता है, अपनी सिक्योरिटीज का एक्सचेंज करता है, वो अपनी सिक्योरिटीज दे रहा है और सामने उसको फंड मिल रहा है, उसकी कंपनी को फंड मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। सिंपल वर्ड में द प्राइमरी मार्केट इज हेंस द मार्केट दैट प्रोवाइड्स channel for issuing of new securities by issuers, गवर्नमेंट कंपनीज और कॉर्पोरेट टू रेज कैपिटल। पैसे इकट्ठा करने के लिए जो गवर्नमेंट या कोई कॉर्पोरेट है वो जो प्रोसेस करती है उसको हम प्राइमरी मार्केट के नाम से जानते हैं। द सिक्योरिटीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बी इश्यूड एट अ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू होती है उसकी कितनी जो होंगी, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज की होती है। अगर आप डिटेल में जाएंगे, प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा उसकी फेस वैल्यू क्या है। कितनी बार ऐसा होता है कि सिर्फ फेस वैल्यू पे नहीं, उससे डिस्काउंट में भी हो सकता है और उससे प्रीमियम में भी हो सकता है। 10 रुपीज का है और वो आपको 8 रुपीज में, 5 रुपीज में, 9 रुपीज में दे रहे, दैट मीन्स वो डिस्काउंट में है। और दूसरा आता है प्रीमियम में, वो 10 रुपीज का है, वो आपका 12, 13, 15, कितनी बार 100, 200, 500, 1000 आपने देखा होगा, तो वो उतना प्रीमियम में आपके साथ से, आपके पास से दे रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड प्रीमियम और डिस्काउंट कॉन्सेप्ट। तो इक्विटी में भी हो सकता है, दैट कैन बी ऑल्सो डेट। इक्विटी का मतलब ओनरशिप होता है, जब भी आप किसी कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू विल बिकम एन ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्शन, इसके लिए आप उसको बोलते हैं इक्विटी। और कितनी बार ऐसा होता है कि आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप वो पैसा दे रहे हैं जो ब्याज के साथ आपको वापस मिलेगा। तो प्राइमरी मार्केट इक्विटी के लिए भी हो सकता है, डेट के लिए भी हो सकता है। हम इसके अलावा दे में बी इश्यूड इन द डोमेस्टिक एंड और इंटरनेशनल मार्केट। डोमेस्टिक मीन्स विद इन दैट पर्टिकुलर रीजन, या समझो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो अगर इंडिया के अंदर का आईपीओ, तो मैं इंडियन हूँ तो मेरे लिए वो डोमेस्टिक हुआ। और अगर किसी बाहर की कंट्री का है तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट। तो बेसिकली वो इंटरनेशनल भी हो सकता है और डोमेस्टिक भी हो सकता है। इक्विटी के लिए भी हो सकता है, डेट के लिए भी हो सकता है, प्रीमियम में भी हो सकता है, डिस्काउंट में भी हो सकता है। तो बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। आज के दिन में हम जो फोकस करने वाले हैं वो प्योरली इक्विटी के ऊपर है। दैट मीन्स अब मैं जब प्राइमरी मार्केट की बात कर रहा हूँ तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, राइट। तो हम लोग समझते हैं प्राइमरी मार्केट के कुछ फीचर्स, कि कोई भी प्राइमरी मार्केट होगा वो किस तरह से काम करेगा। द सिक्योरिटीज आर इश्यूड बाय द कंपनी डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स। मतलब जो इन्वेस्टर्स होता है जो प्राइमरी मार्केट में
इन्वेस्टर और इश्यूअर, मतलब जो कंपनी होगी और इन्वेस्टर, उसके बीच में जो कनेक्शन बैठता है, उस केस में जो सिक्योरिटीज है, इंस्ट्रूमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे इक्विटी के शेयर्स की, तो सिक्योरिटीज आर इश्यूड बाय द कंपनी। जो कंपनी वो इश्यू करती है, किसको इश्यू करती है? इन्वेस्टर को इश्यू करती है, जो पैसा उसमें इन्वेस्ट करता है। जो आप 15,000 रुपीज का आईपीओ भरते हैं, उसके अंदर आप पैसे दे रहे हो और सामने कंपनी आपको सिक्योरिटीज दे रही है। सिक्योरिटी मतलब वो सेफ्टी वाली सिक्योरिटी नहीं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसको हम सिक्योरिटीज वर्ड यूज करते हैं। द कंपनी रिसीव द मनी एंड इश्यू न्यू सिक्योरिटी टू द इन्वेस्टर्स। कंपनी क्या कर रही है? आपके पास से फंड ले रही है और सामने आपको सिक्योरिटी इश्यू करेगी, वो इंस्ट्रूमेंट इश्यू कर रही है। द प्राइमरी मार्केट आर used by the company for the purpose of setting up a new venture business or for expanding or modernizing the existing business। जो existing business है उसको बड़ा करने के लिए, expand करने के लिए, modernize करने के लिए, नए वेंचर में, नए अपॉर्चुनिटीज के अंदर वो एंटर करने के लिए उसको फंड की रिक्वायरमेंट आएगी। इसके लिए वो आईपीओ लेके आते हैं। द प्राइमरी मार्केट परफॉर्म द क्रूशियल फंक्शंस ऑफ फैसिलिटेटिंग कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमी। जो आपको लगता होगा आईपीओ वो छोटी चीज नहीं है, वो पूरी इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखो तो इकोनॉमी को आगे डेवलप करने में, फ्लरिश करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर अगर उसका आईपीओ मार्केट अगर सक्सेसफुल है, तो नए नए एंटरप्रेन्योर को मौका मिलेगा, वो और कुछ नया लेके आएंगे और जिससे हमारी कंट्री और आगे बढ़ सकती है। तो क्रिटिकल पॉइंट पे जाने की जगह पे मैं आपको प्रैक्टिकल पे मैं ज्यादा आपको फोकस करना सिखाऊंगा, कि जिससे क्या होगा कि आपको सही में समझ में आए कि ये मार्केट क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो हम लोग एक केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि जस्ट अ मिनट, ओके, मैं स्पॉटलाइट ऑन कर रहा हूँ तो आपको क्या कर्सर से समझ में आएगा कि मैं कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ। परफेक्ट। तो हम लोग जो इश्यू वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स जो आईपीओ, एफपीओ या जो भी होता है कि जिसके थ्रू कंपनी इन्वेस्टर के कॉन्टेक्ट में आ रही है, दैट इज कॉल्ड इश्यूज। तो इश्यूज डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे पब्लिक इश्यू, राइट। अच्छा, मैं आपको केस स्टडी से ही बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अभी ये डायग्राम को भूल जाओ, नॉर्मल समझो कि एक सिचुएशन है कि जहाँ पे मेरे पास एक आइडिया आया कि मैं एक सिंपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोविड का टाइम आपने देखा होगा। उस टाइम में आपने देखा कि बहुत सारे लोग वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, उनको फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं मिल पा रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन वैल्यू उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रही। तो उस टाइम पे एक प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई की कि इनको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल रही है या प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है फ्रूट एंड वेजिटेबल का, राइट। कोई भी बिजनेस में आप देखोगे तो आप कोई ना कोई एक प्रॉब्लम पकड़ रहे हो, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और उसके लिए आप चार्ज कर रहे हो। कोई भी बिजनेस, इवन आप जॉब भी कर रहे हो तो आप ऑफिस में जाके जो काम कर रहे हो वो काम के लिए आपको पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम है कंपनी की जो और कोई नहीं कर पा रहा है और आप करके उसके बदले में आप चार्ज कर रहे हो। तो वैसे ही बिजनेस में भी सेम होता है। आप कोई भी बिजनेस ले लो कि जो लकड़ी का काम कर रहा है, तो वो लकड़ी से फर्नीचर बना करके आपके घर में दे रहा है, जिसके कारण वो आपके पास से पैसे दे रहा है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हो सकते हैं कि जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। तो मैं एक बिजनेस आइडिया ले रहा हूँ कि जिसके अंदर जो कोविड टाइम की सिचुएशन चल रही थी, वैसी वैसी कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे बंदा घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है और उसको फ्रूट्स और वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट है। मैं क्या करता हूँ कि मैं एक एप्लीकेशन डेवलप करता हूँ कि जिसके थ्रू आप अपने ऑर्डर को पंच कर सकते हैं और वो पंच किए हुए ऑर्डर के बेस पे मैं मार्केट से परचेस करके आपको दे सकता हूँ। बट अभी इनिशियल स्टेज में मैं क्या करूंगा कि मेरी जो लोकेलिटी है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अहमदाबाद में रह रहा हूँ, तो अहमदाबाद में भी स्पेसिफिक साबरमती या चांदखेड़ा का जो एरिया है वहां पे अगर मैं रह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, साबरमती के जो मेरे घर है उसके आसपास के 8 से 10 सोसाइटी के अंदर मैंने ये एक्टिविटी की। उनके पास गया, मैंने बताया कि मैंने इस तरह से एक एप्लीकेशन डेवलप की है, आप एक काम करो, इसको डाउनलोड कर लो और फिर आप अपने ऑर्डर्स को इस तरह से प्लेस कर सकते हो। मैंने उसके अंदर सारे जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है उसके फोटोज भी लगा दिए। उसके सामने मैंने रखा 1 kg का प्राइस, हाफ kg का प्राइस, 250 ग्राम का प्राइस, उसके अलावा 100 ग्राम का प्राइस। इस तरह से मैंने अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल का लिस्ट उनके सामने रख दिया। अब बंदे को करना क्या, वो भी इन्फॉर्म करता है कि आपको बिफोर 9 o'clock इवनिंग में 9 o'clock के पहले आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए और आपको वेरी नेक्स्ट डे ये सारी की सारी चीजें फ्रेश क्वालिटी आपको डिलीवरी होगी। तो अब सिचुएशन ये होती थी कि शाम के टाइम में
लोग अपना ऑर्डर प्लेस कर दे रहे थे। और मेरा काम क्या है कि मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock के आसपास मैं उसको रिट्राइव करता हूँ, और जितनी अलग अलग लोग हैं, जैसे किसी ने, एक इंडिविजुअल का एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, फिर धनिया 100 ग्राम, इस तरह से ऑर्डर दिया। 1 किलो एप्पल, तो ये उनका ऑर्डर है। ऐसे किसी और का ऑर्डर, फिर बी का ऑर्डर, सी का ऑर्डर, डी का ऑर्डर, इस तरह से मिल करके सारे ऑर्डर को जब कंबाइन किया तो पता चला कि मुझको 50 kg पोटैटो की, यानी आलू की रिक्वायरमेंट है। समझो 25 kg ओनियन की रिक्वायरमेंट है, प्याज की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से टमाटर की रिक्वायरमेंट आती है 20 kg, फिर एप्पल की रिक्वायरमेंट आती है 25 kg। मैं क्या किया, ये सारे ऑर्डर को लिख लिया और ले जा करके मॉर्निंग के टाइम में जो बड़ी मंडी होती है जहाँ पे होलसेल में ये सारी चीजें मिलती है, वहां पे गया और वहां से ये सारी चीजों को उठाया, अपने वैन में रखा, या तो जो ट्रक जैसा होता है उसमें रखा, और घर पे लेके आया, उसको फिर सॉर्ट किया मीन्स जिसका जो रिक्वायरमेंट था, जैसा ऑर्डर था, उसके हिसाब से उसको पैक किया और जाके डिलीवर किया। दैट मीन्स मैं 5,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, और जो ऑर्डर मैं रिसीव कर रहा हूँ उसके जो प्राइस के हिसाब से मैंने सेट किया है, उसके सामने मुझको 8,000 रुपीज मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा मॉडल है। सिर्फ मुझको मॉर्निंग में 2-3 आवर्स काम करना रहता है, और उसके सामने मुझको 5,000 के सामने 7,000 8,000 मिल रहे, मीन्स 2,000 3,000 का डेली बेसिस पे प्रॉफिट है। अच्छा, कितने लोग को ये आइडिया भी आया होगा। ये बिजनेस सिर्फ हाइपोथेटिकल है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये सिर्फ आपको अच्छा लगे इसलिए मैं इसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो डोंट ट्राई टू स्टार्ट, राइट। अगर करना है तो नो प्रॉब्लम, बट मेक श्योर कि इसमें जो जो रिस्क है उसके ऊपर भी आप फोकस कीजिए। ओके, तो ये मॉडल मेरा बहुत सक्सेसफुल रहा, और मैंने उसको रन किया पायलट बेस पर। सब बहुत कुछ अच्छा मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। अब सिचुएशन ये हुई कि मैंने देखा कि ये अच्छा हो रहा है, बट मुझको इसको अगर एक्सपांड करना है तो एक्सपांड मैं कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास तो लिमिटेड मनी है। फिर मैं क्या करता हूँ, अपने फ्रेंड फैमिली सबके साथ मिलकर के डिस्कशन करता हूँ, इस तरह का कॉन्सेप्ट है और ये अच्छा चल रहा है। मुझको ये साबरमती से थोड़ा और आजू बाजू की जो सोसाइटीज है उसको भी कवर करना है, बट मेरे पास फंड की प्रॉब्लम आ रही है। तो वो लोग बोलते नहीं, कॉन्सेप्ट अच्छा है तो हम लोग भी पैसा लगाने को रेडी है। तो वो लोगों ने भी पैसा लगाया, मेहनत मैं कर रहा हूँ, और जितने प्रोपोर्शन में जितना इन्वेस्ट किया है जब सब में, उसको उतने प्रोपोर्शन में जो प्री डिसाइडेड हम लोग का होगा, कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने मान लो 2 लाख रुपीज 5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर दिया, 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो जितने जिसने जितना जितना का इन्वेस्टमेंट किया उसको उस प्रो डेटा बेस पे मैंने प्रॉफिट शेयरिंग का कमिटमेंट कर दिया। अब क्या होगा कि मेरे पास थोड़ी अमाउंट बढ़ी तो मैं ज्यादा सोसाइटीज को कवर कर सकता हूँ, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। ये मॉडल भी अच्छा रहा 2-3 महीने तक। अब मुझको लगा कि मैं सिर्फ सोसाइटी तक ही क्यों सीमित रहूं, लिमिटेड सोसाइटी, वो पूरे एरिया में क्यों ना कवर करूं। अब उसके लिए क्या होगा कि मान लो मैं पूरा मतलब समझो ना, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद मुझको अगर कवर करना है तो मुझको बहुत सारे अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी फैमिलीज है। तो उस केस में मैं यहाँ पे जाता हूँ प्राइवेट प्लेसमेंट में, सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए। मतलब आइडियली तो जो जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है वो किस लिए होता है, जो लिस्टेड कंपनीज है। बट आप सिर्फ समझने के लिए इसको समझना कि मैं प्राइवेट ग्रुप के पास जा रहा हूँ जिसमें 100-200 या 50 या 20 लोग हैं, जो जिनको मैंने अपना आइडिया प्रेजेंट किया और उनको अच्छा लगा, और उन्होंने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब उनका इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा रहा, और मैंने इसको पूरे एरिया में, पूरे अहमदाबाद में इसको मैंने अच्छी तरह से मोल्ड करके इम्प्लीमेंट करके स्टार्ट कर दिया, और काफी अच्छा मुझको बेनिफिट मिल रहा है। अब सिचुएशन ये हुई है कि पूरे अहमदाबाद के अंदर मतलब मेरी पब्लिसिटी हो रही है, और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। अब मुझको ये आइडिया है कि मैं सिर्फ अहमदाबाद ही क्यों इसको लिमिट रखूं, क्यों ना मैं अहमदाबाद से बढ़ा करके, अहमदाबाद के पास में गांधीनगर है, बड़ौदा है, राजकोट है, या इसके जो नियर बाय प्लेसेस है उसके अंदर भी इसको मैं एक्सपांड कर सकता हूँ। या मैं समझ रहा हूँ कि समझो पूरा गुजरात अगर मुझको कवर करना है, अब उस केस में तो फंड की ज्यादा रिक्वायरमेंट आएगी। तो फिर मेरे पास उस टाइम में आइडिया कि चलो हम लोग अब जाते हैं पब्लिक के पास, पब्लिक के पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक इश्यू। कि जब मैं पब्लिक के पास जा रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, मेरा बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, सक्सेसफुल है, टेंजिबल है, आप देख सकते हैं बिजनेस को, समझ सकते हैं। उस टाइम में मैं पब्लिक के पास अपना ऑफर लेके जाऊंगा, और वो दैट इज कॉल्ड पब्लिक इश्यू। तो उस केस में जो प्रमोटर होता है वो एक पूरी प्रोसेस कंप्लीट करता है, जिसके अंदर वो सेबी को इन्फॉर्म करता है कि आई वुड लाइक टू कम अप विद आईपीओ,
उसका एक पूरा स्ट्रक्चर है, वो कंप्लीट करके ड्राफ्ट करके रेडी देगा। उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह होगा और फिर लास्ट में वो फाइनल ऑफर के साथ पब्लिक के सामने आता है। तो जब वो फर्स्ट टाइम, पहली बार जब मैं पब्लिक के पास जा रहा हूँ इस आइडिया को लेकर के, और मैं उसको इन्फॉर्म करता हूँ कि मेरे पास ये आइडिया है और मैं इसको बड़े पैमाने पे करना चाहता हूँ, उसको उसको बड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट है और मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में कलेक्ट करना चाहता हूँ पब्लिक के पास से, राइट। तो उसको दैट इज कॉल्ड आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म, इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पे स्टॉप करना है आपको और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ। ओके, होपफुली आपने लिख दिया होगा, राइट। इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब फर्स्ट टाइम आप पब्लिक के पास जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड आईपीओ। अब आईपीओ भी बेसिकली दो कारण से हो सकते हैं। कौन से दो कारण? तो फर्स्ट है फ्रेश इश्यू, दैट मीन्स मुझको मेरा जो काम है उसको मॉडर्नाइज करना है, मेरे को आईटी का यूज करके मैक्सिमम जगह पे पहुंचना है या टेक्नोलॉजी का यूज करना है, एक और नई वैन लेने की जिससे मैं स्मूथली पहुंच सकूं। तो ये सब क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन एक्सपांशन के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेश इश्यू। मतलब ये जो पैसा है ना, इसके थ्रू, आईपीओ के थ्रू जो मैं पैसा कलेक्ट करूंगा, वो किस लिए जाएगा? एक्सपांशन के लिए जाएगा, मॉडर्नाइजेशन के लिए जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट के टाइम में इन्वेस्टमेंट किया था, वो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल में आ जाए। मतलब उनको एग्जिट का रूट चाहिए तो मैं ऑफर फॉर सेल लेके आ सकता हूँ। तो आप कभी भी आईपीओ का प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो उसमें या तो प्रेस इश्यू लिखा होगा या तो ऑफर फॉर सेल या तो फिर दोनों कंबाइंड। मैक्सिमम केसेस में दोनों कंबाइंड में होते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कौन से टाइप का आईपीओ है, दैट इज फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल। ओएफएस करके लिखा होगा, ओएफएस आपने लिखा होगा कितनी जगह पे कि आईपीओ है ओएफएस। तो ऑफर फॉर सेल होता है, उसको हम लोग ओएफएस बोलते हैं। अब आते हैं कि मैंने पूरा गुजरात कवर कर लिया, आईपीओ लेके आया, उसके बाद में मैंने एक वेयर हाउस लिया, गाड़ियां ली और सब बहुत अच्छा, मतलब मैंने सेट कर लिया, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है अभी। अब क्या हुआ कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी आ रही है। अब प्रॉफिट जनरली जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड के फॉर्म में आप अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ वाले केस में अब डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, तो बट वो, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, आज के टाइम में आपको पैसे मिल भी गए, आप अगर बैंक एफडी करते तो भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, राइट। उससे अच्छा मेरे पास एक और आइडिया है कि मैं इसको और एक्सपांड कर सकता हूँ और उसके लिए या मैं उसको और मॉडर्नाइज कर सकता हूँ जिससे मेरा बिजनेस और बढ़ सकता है और आपको आपके इन्वेस्टमेंट के सामने एक अच्छा रिटर्न भी टूट सकता है। तो उस केस में कि जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं और रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर कंपनी के पास ज्यादा है, तो वो कंपनी ऐसा डिविडेंड देने की जगह पे वो क्या करती है, आपको सामने शेयर इश्यू कर देती है उतने अमाउंट का। तो बेनिफिट क्या हुआ, आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, राइट। और कंपनी उस फंड को फिर नॉर्मल कोई भी जगह पे यूटिलाइज कर पाएगी, दैट इज कॉल्ड बोनस इश्यू। बोनस इश्यू के अंदर इन्वेस्टर को एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर एक डेट होती है, वो डेट में अगर आपके पास शेयर्स पड़े हैं तो आपको बोनस इश्यू का बेनिफिट मिलेगा। जनरली जब बोनस इश्यू आता है तो उस केस में जो उसकी प्राइस है ना, वो क्या होती है, उतने प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 1:1 का बोनस इश्यू आया, दैट मीन्स जिसके पास एक शेयर पड़ा हुआ है उसको दूसरा शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो दैट मीन्स अब 2 शेयर हो गए, बट मान लो उस कंपनी का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, तो 100 रुपीज की जगह आप कितना हो जाएगा, 50 रुपीज उसका प्राइस हो जाएगा। तो बोनस इश्यू, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्राइस है उसमें मार्केट जो पूरा है ना, मार्केट ने उस कंपनी की वैल्यूएशन निकाल करके उस हिसाब से वो प्राइस को रखा हुआ है। कोई भी कंपनी का जो प्राइस होता है ना, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। वो हमको कितनी बार इंफॉर्मेशन नहीं होती, बट वो प्राइसिंग आपको दिख रही है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। तो और वो उसके नेटवर्क के हिसाब से उसकी प्राइस को डिफाइन किया है। तो भले वो बोनस इश्यू दे देंगे, उसके बाद भी आपके पास में वो अमाउंट रहेगा कि आपका जो वैल्यूएशन रहेगा वो सेम का सेम रहने वाला है। इसीलिए लास्ट में अगर मान लो 10 आपके पास समझो 1 क्वांटिटी है और 1:1 का बोनस दिया, तो आपके पास अब 2 क्वांटिटी हो जाएगी, राइट। बट उसकी प्राइस भी आधी हो जाएगी, तो आपका जो वैल्यूएशन निकल रहा था वो सेम का सेम रहेगा। बट इस केस में नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ते रहेंगे जब भी बोनस आता है। तो अब आते हैं हम लोग दूसरे ऑप्शन पे कि मैंने बोनस दे करके वो अमाउंट को लेकर के एक्सपांशन में यूज कर लिया। अब मुझको फिर से फंड की रिक्वायरमेंट आ रही है। तो जैसे मैं आईपीओ लेके आया था, इसी तरह से मैं चाहूँ तो एफपीओ भी लेके आ सकता हूँ। एफपीओ, यस। यहाँ पे फिर से आपके वीडियो को आपको स्टॉप करना है और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफपीओ। परफेक्ट।
थैंक यू सो मच। मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस चाहिए तो ये एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज इसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो एफपीओ का फुल फॉर्म है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, या कितनी बार इसको फर्दर पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं, दोनों बोथ आर राइट। तो उस केस में अगर आपका राइट है तो थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। तो एफपीओ भी दो रीजन से हो सकते हैं। फर्स्ट है फ्रेश इश्यू, जैसे ये वाले पहले वाले केस में आपने देखा था, वैसे यहाँ पे भी सेकंड के अंदर फ्रेश इश्यू के लिए हो सकता है। और सेकंड ऑफर फॉर सेल, मान लो प्राइवेट प्लेसमेंट में से कुछ लोग उस टाइम नहीं निकले थे, तो वो अभी निकल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल। और इसके बाद आते हैं हम लोग, अब कंपनी, मेरी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है और मैंने सिर्फ गुजरात नहीं, अभी गुजरात के अलावा राजस्थान है, मुंबई है, यहाँ पे भी मैंने इसको कवर कर लिया है। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि मेरी कंपनी जोरदार चल रही है और अच्छा पैसा बना रही है। मतलब बिजनेस मेरा बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, तो अल्टीमेटली उसकी प्राइसिंग में भी आपको बेनिफिट दिखेगा। प्राइसिंग भी बढ़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो मार्केट होता है ना वो हमेशा एडवांस में चलता है। मतलब जो होने वाला है ना वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। अब सिचुएशन ये है कि मुझको फिर से पैसे की रिक्वायरमेंट आई, अब मैं पूरा इंडिया कवर करना चाहता हूँ। तो उस केस में मैं एफपीओ ना लाके मैं क्या सोचता हूँ कि जिसने मेरे ऊपर भरोसा किया है, जिसने मेरी कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मैं उसको पहला चांस देता हूँ मार्केट में पब्लिक को देने की जगह। तो दैट इज कॉल्ड राइट इश्यू। जिसके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, अगर उनको आप मौका दे रहे हो कि वो फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जनरली जो मार्केट प्राइस होगी उससे कम प्राइस पे आप लेके आ रहे हो, तो उनके पास मौका है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट इश्यू। उसको हम बोलते हैं राइट इश्यू। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा डायग्राम अभी समझ में आ गया है। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिकली दो टाइप हो सकते हैं, प्रेफरेंशियल इश्यू एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जिसको क्यूआईपीबी बोलते हैं। इसके अंदर कॉम्प्लायंस का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, जिसमें सेबी रजिस्ट्रेशन और उसकी प्रोसेस करनी होती है, बड़ी क्वांटिटी होगी, इसमें कॉम्प्लायंस का लेवल थोड़ा कम होगा। तो इस तरह से पूरा इश्यू का मार्केट काम करता है। आईपीओ ही हमको मैक्सिमम लोगों के बारे में आपने सुना होगा, सिर्फ आईपीओ के बारे में, बट आईपीओ भी होता है, एफपीओ भी होता है, एफपीओ भी हो सकता है, राइट इश्यू हो सकता है, बोनस इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट। ठीक है, होपफुली अभी आपको ये डायग्राम समझ में आएगा, और मेन जो प्राइमरी मार्केट के बारे में हम बोलते हैं वो काफी कुछ आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि बोनस इश्यू आपने सुना होगा, राइट, और स्प्लिट, बोनस इश्यू और स्प्लिट के अंदर क्या मेन डिफरेंस है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये दोनों के बीच में, क्योंकि स्प्लिट होगा तो भी ऐसा होगा कि जो आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो एक ही जगह हो सकता है, दो हो जाएंगे स्प्लिट हुआ अगर तो, और बोनस में भी एक के दो हो गए, तो दोनों में फर्क क्या रहेगा वो आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। वो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं पक्का चेक करूंगा। और हम लोग इस तरह से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते रहेंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हम लोग, एक एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया इसको और डिटेल में फटाफट हम लोग कवर करेंगे, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आईपीओ के बारे में। कि आईपीओ जो होता है वो क्या होता है, तो दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो फर्स्ट टाइम इनिशियली जो होता है, दैट इज कॉल्ड आईपीओ, डन बाय अनलिस्टेड कंपनी। जो कंपनी अभी मार्केट में है नहीं, वो कंपनी मार्केट में आ रही है, दैट इज कॉल्ड अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी जब फर्स्ट टाइम आ रही है, मतलब कंपनी जब इन्वेस्टर के पास फर्स्ट टाइम आ रही है, दैट इज कॉल्ड आईपीओ। दैट कैन बी फॉर अ फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, नए इश्यू के लिए भी हो सकता है, और ऑफर इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज फॉर अ सेल और बोथ, यानी वो नए इश्यू के लिए भी हो सकता है या ऑफर फॉर सेल के लिए भी हो सकता है, जैसा हमने इसके पहले डिस्कस किया था। सिक्योरिटीज इश्यूड बाय द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक, इस केस में फर्स्ट टाइम पब्लिक के पास में जा रही है, उसके पास से फंड लेती है, सामने उसको सिक्योरिटीज इश्यू कर रही है। लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ द इश्यूअर सिक्योरिटी इन द स्टॉक एक्सचेंज, अभी तक स्टॉक एक्सचेंज का सामना नहीं किया था कंपनी ने, अब क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी थी, अब जब लिस्टेड हो गई तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसका बाइंग और सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो हम कल इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, और ये किस तरह से काम करते हैं दोनों, किस तरह से एक दूसरे से अलग है, ये सारा पार्ट हम लोग कल के इसमें कवर करेंगे। अभी सिर्फ आईपीओ के ऊपर फोकस करें, तो होपफुली ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड जो यूज होता है, एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन ऑफर, इस तरह से दोनों वर्ड यूज होता है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी डन बाय ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, अगर एक बार आपकी लिस्टिंग हो गई है और फिर से आप पब्लिक के पास जा रहे हैं पैसे के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एफपीओ। मतलब उस केस में सेकेंड टाइम आप पब्लिक के पास में से फंड ले रहे हैं और सामने आप सिक्योरिटीज को इश्यू कर रहे हैं,
दैट कैन बी फॉर अ फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑफर फॉर सेल। वो ऑफर फॉर सेल के लिए भी हो सकता है और फ्रेश इश्यू के लिए भी हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राइट इश्यू। राइट इश्यू बेसिकली ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनीज है उनके लिए होता है, जो ऑलरेडी जिनकी लिस्टिंग हो चुकी है वो कंपनी इसके अंदर आ सकती है। इश्यूज ऑफ द सिक्योरिटीज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एज ऑन रिकॉर्ड डेट। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिकॉर्ड डेट, क्योंकि जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है दैट इज राइट इश्यू इज कॉल्ड कॉर्पोरेट एक्शन। तो राइट इश्यू के अंदर जिस टाइम में राइट इश्यू आया उस डेट को किसके किसके पास शेयर पड़े थे उनको ये बेनिफिट मिलेगा। और उनको क्या बेनिफिट है कि उनको वो उस आईपीओ के लिए, जैसे आईपीओ था वैसे इस तरह से उस इश्यू के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉर्ड डेट इज फिक्स्ड बाय द इश्यूअर, जो इश्यूअर होगा वो रिकॉर्ड डेट को फिक्स करता है। द राइट ऑफर्स अ पर्टिकुलर रेशियो टू द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्ड डेट। उस पर्टिकुलर डेट को जिसके जिसके पास होगा उन सबको वो मौका मिलेगा। और ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको भरना ही पड़ेगा, दैट इज राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। तो आपके पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, बोनस इश्यू। अगर मैं बोनस इश्यू के बारे में बताऊं, डन बाय ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज, मतलब जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है वो बोनस देती है। आपके पास अगर ऑलरेडी शेयर्स पड़े हुए हैं तो आपको दूसरा शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके अंदर जो रिकॉर्ड डेट, जैसे मैंने इसके पहले वाले पॉइंट में बताया था आपको राइट इश्यू में, इसी तरह से इसमें भी रिकॉर्ड डेट इंपॉर्टेंट है। उस पर्टिकुलर डेट को अगर आपके पास शेयर्स पड़े हैं तो दूसरे आपको शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो वो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में होता है और जिस रेशियो में कंपनी ने डिफाइन किया उस रेशियो में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अमाउंट मिलेगी। अच्छा, वो जो अमाउंट है ना वो रिजर्व्स एंड सरप्लस जो होता है कंपनी का, जो प्रीमियम का अकाउंट है उसमें से आपको मिलता है। इसमें भी पर्टिकुलर जो रेशियो होगा उस रेशियो के हिसाब से आपके सामने प्रेजेंट होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल इश्यू। तो हमने जो इसके पहले वाला पार्ट देखा था, ये पर्टिकुलर प्रेफरेंशियल इश्यू में ये आप देख पा रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट है, उसके अंदर आता है प्रेफरेंशियल इश्यू। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो प्रेफरेंशियल इश्यू के अंदर डन बाय द ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है वो प्रेफरेंशियल इश्यूज लेके आती है। issues of the share convertible debentures like warrant to select group of persons, मतलब सिलेक्टिव लोगों को हम ये ऑफर दे रहे हैं और वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो प्रेफरेंशियल इश्यू के अंदर आएगा। इसके बाद इट इज सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब नॉर्म्स सच एज मिनिमम प्राइसिंग, इसमें कुछ मिनिमम प्राइसिंग होगी, उससे कम नहीं जा सकते हैं। देन मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स एंड लॉक इन, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी आपको मिल रही है और आप अगर मार्केट में सेल करने आ गए तो उसका प्राइस घट सकता है। तो उस केस में उसमें लॉक इन का प्रोविजन होता है कि लॉक इन का मतलब उतने टाइम तक आप उसको बेच नहीं सकते। अगर मान लो टू ईयर का लॉक इन है, दैट मीन्स जिसने भी उस टाइम में प्रेफरेंशियल इश्यू के अंदर अप्लाई किया उसको अलॉट हुए तो वो पर्टिकुलर 2 ईयर तक उसको बेच नहीं पाएगा। 2 ईयर मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ये अलग अलग डिपेंड करता है, आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, बट खाली मेन डिफरेंस ये कि कॉम्प्लायंस के हिसाब से इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लायंस ज्यादा है। तो ये भी एग्जिस्टिंग जो कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज है, उसके लिए रहता है। देन इश्यू ऑफ शेयर्स कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लाइक वारंट टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, QIBs जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, इट इज कॉल्ड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो इस केस में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं। इट इज सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब नॉर्म्स सच एज मिनिमम प्राइसिंग एंड मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। इसमें सेबी इन्वॉल्व रहती है और सेबी का जिसके पास अप्रूवल रहता है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। अब आते हैं हम लोग कि हाउ टू अप्लाई इन पब्लिक इश्यू। अगर आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो देखो आपके पास में 3 डिफरेंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट आती है। आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, डीमैट अकाउंट होना चाहिए और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। दीज आर द 3 वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट यू नीड टू बी ओपन। आप जहां पर भी रहते हैं उसके नजदीक में जो भी ब्रोकर है उसके पास में आप ये तीनों अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बैंक अकाउंट आपको बैंक में जाके ओपन करना है, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आप ब्रोकर के पास में ओपन कर सकते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग ये तीनों अकाउंट को ओपन करना है। तो सिंपल वर्ड में आपको कमेंट बॉक्स में एक वर्ड टाइप करना है, BDT, BDT, दैट मीन्स बैंक, डीमैट एंड ट्रेडिंग।
बस ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ध्यान में रहे कि ये 3 अकाउंट की रिक्वायरमेंट आती है, तो ये तीनों आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके डालना है। अब आते हैं हम लोग कि आपने ये तीनों अकाउंट ओपन कर लिए, उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के लिए, क्योंकि जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका 2 अलग-अलग डिपॉजिटरी इंडिया के अंदर है, राइट? ओके, न्यू क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू कि इंडिया में कौन-सी 2 डिपॉजिटरी है, वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। इंडिया के अंदर, यस, इंडिया के अंदर कौन-सी 2 डिपॉजिटरी वर्क करती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल, राइट आंसर इज सीडीएसएल एंड एनएसडीएल। अगर आपने सही जवाब दिया है तो आपको थैंक यू सो मच पार्टिसिपेशन। तो अब आते हैं हम लोग कि आपने ये तीनों अकाउंट ओपन कर लिए और आपने आईपीओ देखा, ऑफर डॉक्यूमेंट देखा और उसके बाद आप आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हैं। तो अप्लाई करने की प्रोसेस में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे-बैठे ये पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं अपने ऑफिस से, और कितने केसेस में मोबाइल से भी एक चीज को कंप्लीट किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड आईपीओ मोड। तो आईपीओ मोड में आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप वहां बैठे-बैठे इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी आप अगर जा रहे हैं तो 3 डिफरेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट है असबा, ASBA। वेरी गुड, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आ गया है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ असबा, ASBA। यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करना है, नीचे जाके टाइप करना है कमेंट बॉक्स में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ असबा। थैंक यू, होपफुली आपने इसका आंसर लिखा होगा। जो भी लिखा है सही गलत, बट आपको टाइप करते रहना है। तो यहाँ पे द राइट फुल फॉर्म ऑफ असबा इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। मतलब आपने जो एप्लीकेशन की है वो दैट इज सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। अच्छा, इसको आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपको पहले नॉर्मल आईपीओ की प्रोसेस बता दूं कि पहले के टाइम में जो आईपीओ की प्रोसेस होती थी उस टाइम में मैं समझो आज से 15-20 साल पहले की बात करूं तो उस टाइम में आईपीओ की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने में 3 से 4 महीने का टाइम लगता था। और फिर धीमे धीमे जब मैं मार्केट में आया, मतलब आज से 15-16 साल पहले, उस टाइम में प्रोसेस होती थी और करीब करीब 1 महीने का टाइम लगता था। और उस टाइम में आपको चेक भरना होता था अकाउंट पे ही, और यहाँ पे एस्क्रो अकाउंट करके आपका अकाउंट स्टार्ट होता था। अब एस्क्रो अकाउंट होने से फायदा क्या है कि सारा पैसा एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, फिर जिसको आईपीओ लगेगा उतना अमाउंट माइनस होगा, बाकी जिसका जिसका पैसा था उसको उसको वापस ट्रांसफर दे देंगे। डीमैट अकाउंट में आपका जो भी बैंक मैप है उस नाम का आपका चेक बन के जाएगा। अब कितनी बार क्या होता है कि चेक बन के जाने में, ऑनलाइन ट्रांसफर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है और वो पैसा अटक गया तो उसको वापस रिट्राइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना सारा डेटा है, कहीं ना कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो सेबी ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया कि जिसके बाद ये असबा के कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क किया है। असबा के अंदर क्या रहता है कि आपका जो अप्लाई कर रहे हैं आप आईपीओ, उसके अंदर उतना अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। दैट मीन्स यू कैन नॉट यूटिलाइज दैट अमाउंट। आपके ही बैंक में होगा, इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहेगा, बट वो अमाउंट आपको मतलब आप विड्रॉ नहीं कर सकते, बट उस चीज को आप यूज कर सकते हो जब अगर आपको आईपीओ लगता है। दैट मीन्स आपने जो भी आईपीओ भरा है अगर वो अलॉट होता है तो उस केस में वो पैसा आपका माइनस होगा, अदरवाइज वो रिलीज हो जाएगा। तो उसकी भी प्रोसेस होती है। प्रोस्पेक्टस में आप वो भी देख सकते हो कौन से डेट पे क्या क्या होने वाला है। तो असबा बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, आप इसका यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। दूसरा होता है यूपीआई। यूपीआई के अंदर में भी अल्टीमेटली तो असबा ही यूज होगा, बट आप प्रोसेस ऑनलाइन के अंदर आप अपने बैंक के थ्रू जाने की जगह पे आप वही चीज यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। और थर्ड आता है 3-in-1 अकाउंट, जिसमें अभी मैंने जो आपको तीनों अकाउंट बताए वो तीनों बैंक अकाउंट एक साथ में होते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरवेंशन। आप खुद घर बैठे बैठे इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं, ऑफिस बैठ के इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड मोड पे, दैट इज ऑफलाइन मोड। जो पहले मैक्सिमम ऑफलाइन मोड में काम होता था, अभी ऑनलाइन मोड में मैक्सिमम काम होना स्टार्ट हो चुका है। तो ऑफलाइन मोड के अंदर आपका जो भी ब्रोकर है वो आपको एक फॉर्म देगा, उसको फिलअप करना है। अच्छा, उसके अंदर में भी एक कोड लिखने का आता है आपको, जो यूपीआई का आईडी आपको लिखना होता है अभी। तो वो बिडिंग की प्रोसेस में उतना अमाउंट आपके बैंक में ब्लॉक हो जाएगा। सेम अभी मतलब असबा कॉमन है सबके लिए। तो आगे मतलब मैं सिंप्लीफाइड वे में बताऊं तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो, एज योर विश। बट मैक्सिमम लोग जो आज के टाइम में कर रहे हैं दैट इज यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आप अपने उससे बैंक के थ्रू से जाके जो प्रोसेस करते हो दैट इज कॉल्ड असपा। फिर यूपीआई के थ्रू अगर आप प्रोसेस करो दैट इज कॉल्ड यूपीआई इन असपा। और 3-in-1 अकाउंट होता है जिसमें तीनों अकाउंट आपका एक जगह पे है।
अब मैं आपको एक बार स्क्रीन दिखाने का ट्राई करता हूँ कि ये आईपीओ की स्क्रीन कैसे दिखेगी। आपका जहां पे भी बैंक अकाउंट है उसके अंदर आपको आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आप, अगर आपको ध्यान में है तो आप वहां पे डायरेक्ट टॉपिक पे जा सकते हैं, अदरवाइज सर्च पे क्लिक करके आपको ये देखना है अप्लाई ऑनलाइन, आईपीओ अप्लाई ऑनलाइन, ऐसा करके आप सर्च करोगे तो आपको लिंक मिलेगी जो कुछ इस तरह की दिखाई देती होगी। तो मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको स्पॉटलाइट ऑन कर रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आए। तो बहुत सारे आईपीओ चल रहे होंगे, तो स्पेसिफिक जो आईपीओ के बारे में आप जानना चाहते हैं उस पर आप टिक करते हैं। आपके बैंक में लॉगिन करने की बात की प्रोसेस बता रहा हूँ। तो उस केस में आपकी जो डिटेल है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फिलअप रहती है, नेम ऑफ द कंपनी, फिर यहाँ पे आएगा कौन सी कंपनी के लिए आप ये अप्लाई कर रहे हैं, देन इश्यू डेट, उस पर्टिकुलर कौन से डेट को वो इश्यू हो रहा है, एंड इश्यू क्लोज डेट, यहाँ पे दोनों चीज आएगी। कंपनी का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर दिखाई देगा। देन मिनिमम जो अप्लाइड क्वांटिटी अप्लाइड है कि कम से कम कितने एक जो लॉट होगा वो कितने का होगा। और यहाँ पे लोअर प्राइस बैंड आपको दिखेगा जिसको हम फ्लोर प्राइस बोलते हैं, एंड अपर प्राइस बैंड जिसको हम बोलते हैं कैप। यहाँ यानी अगर बुक बिल्डिंग की प्रोसेस है जो लास्ट में हम लोग देखेंगे, उस केस में आपको दो प्राइस मिलेगी, एक होता है फ्लोर एंड द सेकंड वन इज कैप। तो उन दोनों के बीच में जिसमें 20% तक का डिफरेंस हो सकता है वो आपको यहाँ पे दोनों दिख जाएगा। इसके अलावा फ्लैट डिस्काउंट कितना रुपए का, अगर इसके अंदर कुछ अलग से डिस्काउंट का फैसिलिटी भी अगर आपको मिल रहा है तो वो कितना रुपीज में, और यहाँ पे परसेंटेज में कितना डिस्काउंट है वो आपको यहाँ दिखेगा। फिर जब आप आगे की प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी है। तो यहाँ पे आपको, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे अप्लाई कर रहे हो 2 लाख से कम है तो रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप उससे ज्यादा के अमाउंट में अप्लाई कर रहे हैं 2 लाख से ऊपर, मतलब एचएनआई या अल्ट्रा एचएनआई की कैटेगरी जब बोल सकते हैं, उसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो नॉन रेसिडेंशियल इन्वेस्टर नहीं, ऐसा आएगा। नो, आपको बताना दूसरा ऑप्शन कौन सा है। तो फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि जो राइट, परफेक्ट। अब मैं देख पा रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कुछ लोग का चैट आ रहा है। राइट, अभी मैं वापस वेट करता हूँ, आप इसको सोचो, क्योंकि जब तक आप ये पॉइंट सोचोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे क्या भरना है। तो एक तो मैंने आपको RII बताया, राइट। सेकंड आएगा ओके NII, परफेक्ट, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, परफेक्ट। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट बहुत ध्यान रख के करनी कि आप कितने अमाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर 2 लाख से कम है तो RII कैटेगरी के अंदर आपको सिलेक्ट करना है। फिर आते हैं एप्लीकेंट नेम, जनरली आपका नाम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा होगा अगर आप अपने बैंक से लॉग इन कर रहे हो तो। उसके अलावा यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है, आपका जो भी पैन नंबर है 10 डिजिट का होगा, अल्फा न्यूमेरिक नंबर, और कैपिटल में इसको यहाँ पे प्लेस करना है और फिर से वही सेम चीज यहाँ पे रिपीट करना है। फिर आपका NSDL या CDSL, ये दो डिपॉजिटरी उसमें से किसी एक में अकाउंट होगा, आपको सिलेक्ट करना है। मान लो NSDL है तो NSDL सिलेक्ट करना है, CDSL है तो CDSL सिलेक्ट करना है। आप जो भी सिलेक्ट करते हो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट, समझो अगर आपने NSDL सिलेक्ट किया तो 2 बॉक्स ओपन होंगे जिसके अंदर आपको फर्स्ट जो बॉक्स होगा उसमें IN बाय डिफॉल्ट लिखा होगा, बाकी के 6 डिजिट आपको टाइप करने होंगे, दैट इज योर DPID। फिर उसके बाद के जो उसी के बाद में एक बॉक्स बना होगा जिसके अंदर आपको 8 डिजिट का न्यूमेरिक नंबर डालना होता है, दैट इज योर कस्टमर आईडी, डीमैट अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं NSDL के केस में। अगर आपका CDSL का अकाउंट है तो CDSL के अंदर 16 डिजिट का एक न्यूमेरिक कोड होगा जो आपका डीमैट अकाउंट नंबर है, वो आपको टाइप करना रहेगा। तो इस तरह से NSDL में से या CDSL में से जहां पे भी आपका डीमैट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आते हैं हम लोग आगे की प्रोसेस में। तो आप अप टू 3 डिफरेंट अलग अलग बिडिंग कर सकते हो। ये क्या है, ऑक्शन हो रहा है एक टाइप का। ऑक्शन में 3 अलग अलग रेट आप डाल सकते हैं, अलग अलग क्वांटिटी डाल सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे क्वांटिटी डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट, क्वांटिटी और प्राइस डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये कॉलम में अमाउंट फिलअप किया हुआ आ जाता है। फिर कितनी बार ऐसा होता है कि आप IPO के अंदर जो फ्लोर और कैप प्राइस है उसके बीच में कैप प्राइस भी अगर मिलता है तो भी आप बाय करने को रेडी हो, बट कब हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उस केस में ऐसे सिचुएशन में लोगों को सिलेक्ट करना होता है कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस क्या होता है कि जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है वो बोल रहा है ऐसा कि आप जो भी रेट में IPO देंगे मुझको लेने को मैं रेडी हूँ, जो प्राइस रेंज पहले से दी हुई है, बाद में बढ़ा दिया तो वो नहीं चलेगा। तो उस केस में जो भी रेट दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाना रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो उस केस में आपको फिर तीनों कट ऑफ नहीं करना है, सिर्फ एक कट ऑफ करना है। और जहाँ पे जो मिनिमम क्वांटिटी आपको दिख रही है आपको मिनिमम क्वांटिटी के लिए ही अप्लाई कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्वांटिटी लिखते हैं
तो जो अपर बैंड का प्राइस होगा वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ले लेगा और आपको यहाँ पे अमाउंट दिखा देगा। आइडियली सेबी ने इसको मैंडेटरी कर दिया कि जितने भी आईपीओ होंगे उसका एक लॉट का अमाउंट जो होगा वो 15 लाख से 15,000 से ऊपर नहीं हो सकता है। तो 15,000 तक के सारे आईपीओ होते हैं। तो आपको अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अगर हो सके तो एक लॉट का करना है, और आप 2 लाख रुपीस तक का कर रहे हो उसमें दोनों में चांसेस तो सेम ही है आपको अलॉट होने के। उल्टा अगर मान लो 2 लाख वाला अप्लाई किया और आपको लग गया, दैट मीन्स बाकी लोगों ने अप्लाई नहीं किया और वो नीचे आ सकता है। जो कोड से मैंने स्टार्ट किया था आज का प्रेजेंटेशन, वो वाला कोड आपको ध्यान में आएगा। इसलिए मैंने आपको उस टाइम पे कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, जिसको समझ में आ गया उसको समझ में आ जाएगा कि आईपीओ का पूरा गेम क्या है। तो उस केस में आपको कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करनी है नॉर्मल केसेस में, और कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करके आपको क्वांटिटी डाल देनी है, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे अमाउंट के साथ में आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देगी, और अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ दिखेगा। और इसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करते हो तो आपका ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, और फिर उसको आप ट्रैक कर सकते हो। जब तक आईपीओ का जो टाइमिंग होता है वो कंप्लीट नहीं हो गया, तब तक आप चाहो तो अपने बिड को मॉडिफाई भी कर सकते हो। आपको लग रहा है मार्केट में कुछ डेवलपमेंट हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, आपको लगता है अप्लाई नहीं करना है, कैंसिल करना है, मॉडिफाई करना है, तो आपके पास टाइम है, आप चाहो तो उसको मॉडिफाई कर सकते हो, जब तक आपका ये जो टाइमिंग होता है, यहाँ पे जो टाइम दिया है वो कंप्लीट नहीं हो गया। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे कि यही सेम प्रोसेस आप ऑनलाइन की जगह यूपीआई के थ्रू करना चाहो तो ये यूपीआई के अंदर भीम ऐप के थ्रू मैंने ये पॉइंट लिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा भीम का। फिर आपका जो आईडी होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको फिलअप करना रहेगा। वो फिलअप करने के बाद जब आप अप्लाई करते हैं आईपीओ को तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी अमाउंट के साथ में। इसके अंदर एक ओपन का भी होता है कि आप ये फाइल को ओपन कर सकते हैं। फिर वो फाइल ओपन करके सारा डॉक्यूमेंट आप चेक कर लो, सब कुछ ओके है, जो आप अप्लाई करना चाहते हो वही है। उसके बाद में सबमिट आप करते हैं तो उस केस में प्रोसीड करने के बाद में आपको आपका पिन डालना होता है। जो आपका जो भी यूपीआई का एप्लीकेशन है उसका जो पिन होगा वो डालना होगा। और जैसे आप वो पिन डाल करके सबमिट करते हो तो मैंडेट अप्रूव्ड ऐसा करके एक मैसेज आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने जो मैंडेट डाला था, दैट मीन्स ये जो एप्लीकेशन की थी वो अप्रूव्ड हो गया और उतना अमाउंट आपका ब्लॉक हो गया है। फिर जब आईपीओ की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, अगर आपको शेयर्स लग गए तो इसमें से पैसे माइनस हो जाएंगे आपके बैंक में, और अगर आपको शेयर्स नहीं लगे तो जो अमाउंट आपकी ब्लॉक है वो अनब्लॉक हो जाएगी। तो इस तरह से यूपीआई की प्रोसेस है। यानी आप ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, ऑफलाइन करेंगे तो आप अपने ब्रोकर को इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो हो जाएगा। अब आते हैं इन्वेस्टिंग। मतलब अभी तक जो मैंने आपको बताया वो अप्लाई करते कैसे करते उसके बारे में था, बट क्यों अप्लाई करना चाहिए और क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर समझो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं ये जो एक्सप्रेस हाईवे होता है उसके ऊपर चल रहा हूँ, मैंने हाथ पे पट्टी बांध के रखी और कार को ड्राइव कर रहा हूँ, तो आप ये सोचो कि क्या होगा, राइट? आप श्योर हो एक्सीडेंट होने वाला है, राइट? क्योंकि मैं बिना देखे चला सकता हूँ, तो मैं मतलब ऐसा तो होने की आंख बंद करने के बाद भी मुझको सब कुछ सामने दिखेगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो कभी भी आप जब इस तरह से विदाउट इंफॉर्मेशन की अगर आप आईपीओ भर रहे हैं, इवन सेकेंडरी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, वो पैसा आपका जाने ही वाला है। तो खास ध्यान रखना है कि ड्यू डिलिजेंस रखना है आपको। ड्यू डिलिजेंस मतलब आपको चेक करके फिर इन्वेस्ट करना है। प्रोएक्टिव अप्रोच आपको अपनानी है इसके अंदर, कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले उसके बारे में पूरी तहकीकात करके फिर आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे होता है ना कि हमारी फैमिली में मेरी लड़की या लड़के की शादी करने वाला हूँ, तो मैं किस तरह से सामने वाले की फैमिली को देखता हूँ, उसके बारे में रिसर्च करता हूँ। सेम वे यहाँ पे भी आईपीओ के टाइम में जो भी आप अप्लाई कर रहे हो उस टाइम में आपको रिसर्च करना है, बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पास्ट परफॉर्मेंस उस कंपनी का, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी काम तो कर ही रही है, सिर्फ वो पब्लिक के पास आ रही है। बाकी उसका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड आप चाहोगे प्रॉपर वे से तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जनरली कोई भी आईपीओ आता है ना, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है? एक तो सबसे पहले सेबी की वेबसाइट पे, वहां पे आपको मिल जाएगी। दूसरी आपको मिलेगी कौन सी जगह पे? तो जो भी आईपीओ आता है तो ब्रोकर एक अपना नोट डिक्लेयर करते हैं कि ये आईपीओ नया आया हुआ है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो 2-3 पेज से लेकर के कितनी बार 15-20 पेज तक की एक बुकलेट जैसा आपको वो प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच हो गया। देन योर ओन असेसमेंट अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड दस द इन्वेस्टमेंट मेड इन द कंपनी। आपको ये समझ में आना चाहिए
कि ये जो कंपनी है उसका मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है। आज बैंक की अगर मैं बात करूं तो बैंक कैसे पैसा बना रही है कि बैंक डिपॉजिट लेती है और सामने उसको एक थोड़े अमाउंट बढ़ा करके, यानी अमाउंट इन द सेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा करके वो किसी को उसी पैसे को लोन पे दे रही है। दैट मीन्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना, उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज बैंक प्रॉफिट। तो इसी तरह से हर बिजनेस का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर उसके थ्रू उसकी रेवेन्यू डेवलप हो रही है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो कौन से बिजनेस में है और उसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करने हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस है। आप जब भी अब नेक्स्ट टाइम से आईपीओ भरे तो ये 6 क्वेश्चन के आंसर पहले देख लीजिए, अगर ओके है फिर ही आपको आईपीओ भरना है। तो ये मेरी तरफ से 6 गोल्डन रूल है। तो सबसे पहले कभी भी जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये देखना है, इज द कंपनीज रेवेन्यू इंक्रीजिंग। ओके, आपको लग रहा होगा कि 15,000 डालने के लिए इतना सारा रिसर्च करने की जरूरत है। बॉस आपका पैसा है, मैं तो कहता हूँ 1 रुपया भी है तो भी आपको करना चाहिए, जिससे आपको समझ में आए कि वो आज अभी 1 रुपया है, आगे जाके वो कितना रुपए बन जाएगा वो किसी को नहीं पता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं टीसीएस का, तो जिसने 850 रुपए का इन्वेस्टमेंट 2004 में किया होगा, अभी वो 28,000 रुपीज हो गए। 3,000 टाइम का रिटर्न हुआ है। इस तरह से कब छोटी कंपनी बड़ी हो जाएगी वो पता नहीं होता है। तो यहाँ पे भी खास ध्यान क्या रखना है, इज द कंपनीज रेवेन्यू इंक्रीजिंग, कंपनी का जो रेवेन्यू वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। दूसरा, इज द कंपनीज एक्चुअल मेकिंग प्रॉफिट, कितनी बार रेवेन्यू तो प्लस हो रहा है बट सामने प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना रेवेन्यू प्लस हो रहा है उसके सामने एक्सपेंस भी उतना ही प्लस हो जा रहा है, तो अल्टीमेटली जेब में कुछ भी नहीं आया मेरे। देन इज द कंपनी एबल टू रीपे द डेट, जो जो डेट की अमाउंट है, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे आज अगर मैं घर चला रहा हूँ तो उस केस में मेरे पास कुछ ना कुछ लोन या ऐसा कुछ भी होगा, बर्डन होगा, तो वो अमाउंट जितनी ज्यादा होगी ना उतना मेरा फ्रीडम कम होगा। अगर आज मैं बिना लोन वाला बंदा हूँ तो थोड़ा अमाउंट भी कमाऊंगा तो भी घर अच्छी तरह चल सकता है। बट अगर लोन लिया तो मुझको सबसे पहले उसको पे करना है, उसके बाद मैं दूसरा कोई भी काम कर सकता हूँ। तो उस केस में डेट की जो अमाउंट है वो कितनी है और वो कितनी अमाउंट को रेगुलर बेसिस पे पे कर रहा है, उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। फिर जो फिफ्थ नंबर का जो आपका गोल्डन रूल है, इज द कंपनी इज पोजीशन स्ट्रांग इनफ टू कम्पीट विद पियर्स, मतलब जो उसकी कॉम्पिटिटर कंपनीज है जो सेम टाइप के बिजनेस में सेम काम कर रही है, तो वो केस में ऐसी जो कंपनीज है उसके साथ में इसका कितना है, मतलब उसकी मोनोपोली कितनी मार्केट में उसका शेयर कितना है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आगे उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। then what is the price offered by the institutional or qualified investors, जिसके पहले की स्लाइड में हमने देखा था। तो आईपीओ के टाइम में इनको पहले प्रोसेस कर देनी होती है, और ये लोग कभी भी कट ऑफ प्राइस पे सिलेक्ट नहीं कर सकते। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है आरआईआई, वो ही सिर्फ कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं यूज कर सकता है। तो उस केस में वो लोगों ने जो अप्लाई किया वो कौन से प्राइस पे अप्लाई किया है, ये आपके ड्यू डिलिजेंस के प्रोसेस में आएगी। दैट मीन्स 6 स्टेप प्रोसेस आपकी। सबसे पहले आपको देखना है रेवेन्यू, सेकंड प्रॉफिट, थर्ड डेट के ऊपर फोकस करना है, फिर फोर्थ नंबर का आएगा आपका कॉम्पिटिटर के साथ में रिव्यू, एंड फाइनल जो फिफ्थ नंबर का पॉइंट है 5, सॉरी मैंने आपको 6 बोला था शायद गोल्डन रूल, तो ये 5 गोल्डन रूल है। फिफ्थ नंबर पे आएगा इंस्टीट्यूशनल या क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स है, वो लोगों ने कौन से रेट पे अप्लाई किया हुआ है, राइट। और कुछ साइट्स भी आती है, ऑफिशियली मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट नेट पे आप सर्च करोगे तो आईपीओ करके सिर्फ सर्च करोगे तो भी आपको आईपीओ इंडिया करके तो बहुत सारी वेबसाइट दिखेगी जिसमें आईपीओ की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो मिल जाएगी आपको। उसके अलावा कितनी कंपनियां रिसर्च रिपोर्ट भी पब्लिश करती है, कितनी पेड आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती है, इस तरह से आप अलग अलग रिसर्च का भी यूज कर सकते हैं आईपीओ के अंदर एंट्री करने के पहले। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट। रीड ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, ये आपने सीबी की जगह पे काफी बार सुना होगा। तो ये एक्चुअली ऑफर डॉक्यूमेंट होता क्या है, तो आईपीओ के केस में जो प्रोस्पेक्टस है दैट इज कॉल्ड ऑफर डॉक्यूमेंट। तो ऑफर डॉक्यूमेंट में, अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ ये लिखना है कि आपने कभी भी ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ा है। अच्छा, पढ़ा तो ठीक है, कभी देखा है, अगर देखा है तो यस करके आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि यस मैंने ऑफर डॉक्यूमेंट या प्रोस्पेक्टस होता है उसको मैंने देखा हुआ है किसी भी कंपनी का। इतनी सारी कंपनियां लिस्टेड है, किसी न किसी एक का तो देखा होगा आपने, तो आप ये टाइप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, सही का एक प्रोस्पेक्टस दिखाता हूँ, फिर ये जो सारे पॉइंट्स है कवरेज का, रिस्क फैक्टर, इंट्रोडक्शन, अबाउट अस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल एंड अदर इंफॉर्मेशन,
अदर रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर और ऑफरिंग इंफॉर्मेशन, और सबसे लास्ट में अदर इंफॉर्मेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रैक्टिकली कैसे मिलेगी उसके लिए मैं आपको एक शेयर कर रहा हूँ एक्चुअल प्रोस्पेक्टस। जो आप कभी भी आपको अगर ऐसा प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है तो आप क्या करके इसको सेबी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने इसको अभी शेयर करने जा रहा हूँ। ओके, तो कभी भी आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको यहाँ पे पब्लिक इश्यू करके, या आप चाहो तो वेबसाइट नोट डाउन करके रख सकते हो, या गूगल में सर्च करोगे आईपीओ के बारे में तो आपको यहाँ पे इस तरह की साइट दिखेगी। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो पब्लिक इश्यू जिसके बारे में आपको बात करता है, ये सेबी की वेबसाइट मैंने ओपन की है, sebi.gov.in। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेबी की साइट लास्ट 6 महीने से विजिट की है? आपको कमेंट बॉक्स में डालना है मी करके। अगर आपने लिखा है तो सेबी मी, सेबी का फुल फॉर्म मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी मी ऐसा करके आपको टाइप करना है। इसका मतलब आपने सही में सेबी की वेबसाइट विजिट की। इवन आप ये भी कर सकते हो, वेबसाइट अभी ओपन करके फिर आप ये सेम मैसेज जो हम लोग का ये जो नोटिफिकेशन वाला होता है उसके अंदर आप डाल सकते हो। नोटिफिकेशन इन द सेंस कि यूट्यूब के अंदर नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे जितने भी पब्लिक इश्यूज हैं उसमें जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फील्ड विद सेबी, तो ये आप क्लिक करते हो तो आपके जितने भी ड्राफ्ट है वो सारे एक साथ आपको मिल जाएंगे। मतलब अभी तक ये पब्लिक को ऑफर नहीं किया ड्राफ्ट, मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है। वो मार्केट का फील लेने के लिए वो पब्लिक के सामने उसने उसको रख दिया है कि आप उसको देख लो, चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, ओके हो फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। ये दिख रहा है आपको, ये अलग अलग जो फर्म है इनके आईपीओ अभी फ्यूचर में आने वाले हैं। ओके, कांट भी रीच करके आ गया, वापस से रिफ्रेश कर रहा हूँ, शायद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैं इनके बारे में बोल रहा हूँ कि कौन से डेट को फाइल हुआ है, वो आपके सामने यहाँ पे डेट आ जाएगी, वो कंपनी के नेम्स आएंगे, वो कंपनी के ऊपर आप टिक करते हैं तो वो खुलेगा भी। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको उसका जो पूरा प्रोस्पेक्टस है वो आप देख सकते हैं, जो उन्होंने ऑफर डॉक्यूमेंट या ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सीबी के साथ में फिल किया है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। इट विल टेक सम टाइम। तब तक आप चाहो तो वाटर की एक सिप ले लीजिए, ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर का टाइम हो चुका है। ठीक है, जब तक ये हो रहा तब तक मैं आपको साइट की विंडोज बता दूं। आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट इश्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है, डेट ऑफर डॉक्यूमेंट के बारे में, देन टेक ओवर्स, म्यूचुअल फंड, बाय बैक, इनविट, देखिए उसके बाद में पब्लिक इश्यू, ये रहा देखिए, ये ड्राफ्ट ऑर्डर रेडी हो गया आपके सामने है। आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, 433 पेज का है। बीका जी, बीका जी आपने देखा होगा कितनी बार, ये नमकीन की ब्रांड है, और इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। जैसे मैं इसको फुल स्क्रीन करने का ट्राई करूं, ओके, फुल स्क्रीन में दिखेगा तो सही, लेकिन जो मेरे को देखना है वैसा वो दिख नहीं रहा है। इसको फिर से मैं छोटा कर दे रहा हूँ, इसको जूम करने का ट्राई करते हैं। आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके फिर आप जब डिटेल में जाएंगे तो ये देखिए सबसे पहले ऊपर कॉर्नर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोसेस है, तो ये आपका होमवर्क है। ये ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के आपको नीचे करना है। आप चाहो तो यहाँ पे स्कैन करके ये इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल पे। परफेक्ट। तो आप यहाँ पे मैं देखो आपके सामने दिखा रहा हूँ कि इस कंपनी जो है जिसका आईपीओ आ रहा है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का है वो आपको यहाँ दिखेगा, देन उसकी कॉर्पोरेट ऑफिस का है वो आपको यहाँ दिखेगी। देखो आप देख पा रहे हो ये राजस्थान के अंदर की है कंपनी, राजस्थान में स्पेसिफिक बीकानेर है, वहां की ये कंपनी है। उसके बाद में जो कॉन्टेक्ट पर्सन है कॉम्प्लाइंस जो देखता है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसका ईमेल आईडी और वहां का लैंडलाइन नंबर आपके पास में आ गया। इस कंपनी की वेबसाइट, तो जब भी कोई भी आईपीओ आप भर रहे हो तो उसकी वेबसाइट खास आपको ओपन करनी है,
जिससे आपको समझ में आएगा उसकी प्रोडक्ट क्या है, कौन सी प्रोडक्ट में वो डील करता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं ओपन करके आपको नहीं दिखाऊंगा, बट ये आपके लिए होमवर्क है कि जो भी कंपनी के अंदर आप आईपीओ भर रहे हो तो उस केस में खास इस चीज को देखना है। फिर और आगे आते हैं, मैं ये 400 पेज पूरा का पूरा इस तरह से नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एटलीस्ट आईपीओ भरते टाइम आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि कंपनी कौन सी जगह की है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसकी वेबसाइट देखो और फिर करते हैं। ये अभी देखो पब्लिक के सामने सिर्फ फील आ सके उसके लिए उन्होंने रखा हुआ है। तो यहाँ देखोगे प्राइस यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखी, इश्यू साइज आपको देखो ब्लैंक दिख रहा है, बराबर। कितने शेयर्स है वो आप यहाँ पे दिख रहा है, अप टू यहाँ पे दिया हुआ है, बट कितने मिलियंस के लिए आएंगे अमाउंट के लिए वो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। पब्लिक का जो रिस्पॉन्स होगा उसके बेस पे वो आगे बढ़ेंगे। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सेलिंग शेयर होल्डर्स जो ऑलरेडी थे वो यहाँ से निकल रहे हैं, राइट। हमने देखा था अभी, याद आ रहा है आपको, ऑफर फॉर सेल। तो उस केस में ये जो प्रमोटर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें से एग्जिट कर रहे हैं और आप पब्लिक उसको परचेस कर रही है, तो यहाँ पे आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आगे जाएंगे तो ये सारे जो होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड बुक रनिंग लीड मैनेजर्स। तो ये सारे लोग मिलकर के ये आईपीओ को लाने की प्रोसेस में कंप्लीट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और नीचे आएंगे, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके काम की आ सकती है, तो ये इसको देखना है। अब आना है यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट। ये जो सारे पॉइंट्स मैंने इसके पहले बताए थे आप देखोगे तो ये सेम जो सेक्शन 1 है उसके अंदर आपको जनरल इंफॉर्मेशन मिलेगी। जनरल इंफॉर्मेशन मीन्स वो जो कंपनी है उसके बारे में जो डेफिनेशन या एब्रीविएशन यूज किया है वो वहां से स्टार्ट करेंगे। फिर सर्टेन जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, डेटा है या करेंसी प्रेजेंटेशन है वो आपको दिखेगा। दैट मीन्स इंडस्ट्री एज अ होल, जो बोल सकते हैं या इकोनॉमी एज अ होल, उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। देन फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट है कुछ दिया होगा कंपनी में वो आएगा। समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट, ये आपको खास पढ़ना है, समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट। तो आपको समझ में आएगा ये आईपीओ का मेन पर्पस क्या है। तो ये जो 4-5 पेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन 2 में रिस्क फैक्टर, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कुछ होंगे सिस्टमेटिक जो होते हैं कि जो सबके लिए कॉमन है, और कुछ होते हैं अनसिस्टमेटिक जिसमें कंपनी स्पेसिफिक रिस्क ज्यादा होता है। तो वो आपको लिस्ट यहाँ मिल जाएगी, आपको समझ में आएगा कि ये सही में प्रिवेलिंग है कि नहीं, आप इसमें रिस्क ले सकते हो कि नहीं। अगर वो रिस्क आपके लिए ओके है फिर ही आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है। फिर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ऑफर के बारे में आ गया जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। देन समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, उसका इक्विटी कितना है, डेट कितना है, वो सारा प्रोपोर्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। देन पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफर्स, इसके अंदर जो ऑफर डॉक्यूमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं या प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे हैं उसमें एक्चुअल में क्या ऑफर है ना, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर और आगे जाएंगे अबाउट अवर कंपनी, कंपनी का जो इंडस्ट्री ओवरव्यू वहां से स्टार्ट होगा। जो भी कंपनी वो जिस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है उस इंडस्ट्री का क्या व्यू है। देन हम लोग का बिजनेस क्या है, वो कौन सा बिजनेस कर रही है जिसके लिए वो आईपी लेके आ रही है, उसका मेन बिजनेस क्या है। द की रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज इन इंडिया, देन हिस्ट्री एंड सर्टेन कॉर्पोरेट मैटर्स, अवर मैनेजमेंट। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन से आपको कंपनी के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा। फिर आगे आप बढ़ते हैं तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या जाएगा, जो हम लोग नॉर्मली करते हैं ना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरह के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। इवन कैश फ्लो वगैरह भी इसमें कितनी बार दिखाते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिख गई। फिर लीगल एंड अदर इंफॉर्मेशन, लीगल रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है कि नहीं, सब कुछ ओके है कि नहीं। फिर उसके बाद में सर्टेन जो गवर्नमेंट के साथ में प्रोजेक्ट्स हुए हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपने प्रॉपर अपडेट की है कि नहीं की है। तो 4th 5th 7th नंबर का जो सेक्शन था, ये मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में नीचे आ गया हूँ। अबाउट अवर कंपनी हो गया। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर हम थे 6 नंबर के पॉइंट पे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका आ गया, अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कैपिटलाइजेशन स्टेटमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा, अच्छा हाँ, आपको ये भी देखना है खास, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, ये आपको खास देख लेना है कि कौन सा रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसकी क्या इम्पेक्ट आ सकती है। तो लीगल और अदर इन्फॉर्मेशन जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। और आगे बढ़ते हैं तो ऑफर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो बोलते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं, उससे रिलेटेड जो टर्म्स ऑफर्स का है या ऑफर स्ट्रक्चर क्या है, ऑफर के जो प्रोसेस है वो क्या रहेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी।
फॉरेन कंपनीज का कितना हिस्सा मैक्सिमम अलाउड है उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी मिलेगी। देन मेन प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, एक होता है मेमोरेंडम, दूसरा आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल के बेस पे जो मेन प्रोविजंस है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर दूसरी जो इन्फॉर्मेशन काम की लगती है वो सारी आपको यहाँ मिलेगी, राइट। आप नीचे जाओगे तो अभी मैंने आपको जो बताया वो एक एक करके उसके बारे में देखो, एब्रीविएशन सारे के सारे आगे, जहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद में आप और आगे जाएंगे तो इसके बाद की प्रोसेस में आपको कौन सी जगह पे कौन सा एग्रीमेंट है उसका यहाँ पे देखो शॉर्ट में दिया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाएगी। जिस कंपनी के बारे में भी आप ये सर्च करेंगे प्रोसेस लगा करके तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा इसमें, ठीक है। तो अब इसमें ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको दूसरे एक डॉक्यूमेंट के ऊपर ले जाता हूँ कि जिसके अंदर ऑफर डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या देखना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन। जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आपको एक गाइड शेयर करने वाला हूँ, ये एक्चुअली मेरे द्वारा बनाई गई गाइड नहीं है, ये सेबी की तरफ से बनी हुई है। तो सेबी की जो वेबसाइट है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे 27 पेज की एक बुकलेट है, सुपर बुकलेट। आपको अगर बिल्कुल नॉलेज नहीं है, अगर ये बुकलेट पढ़ते हैं तो आपको पूरा नॉलेज आपको हो जाएगा आईपीओ के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बिगिनर्स गाइड टू कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, इंट्रोडक्शन, हाउ प्राइमरी मार्केट वर्क, हाउ टू इन्वेस्ट इन पब्लिक इश्यू, हाउ टू रीड ऑफर डॉक्यूमेंट, आईपीओ ग्रेडिंग, क्रेडिट रेटिंग, मैसेज टू इन्वेस्टर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। तो प्राइमरी मार्केट क्या है उसके बारे में बताया है। उसके बाद में अब और जाओगे तो ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है उसके बारे में बताया है, कहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो आपको अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग, जैसे आईपीओ भरा आपने, अगर आपको अलॉट हो जाता है तो उसके बाद में उसकी लिस्टिंग की भी प्रोसेस होती है, वो रहता है। देन प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की प्रोसेस कैसे होगी वो यहाँ पे आपको जानना हो तो यहाँ से आपको जानने मिलेगा कि क्या प्रोसेस होती है। और डिटेल में मैं जाऊँ तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू है, कितने रिजर्व है, कितने सरप्लस है, वो आपको मिल जाएंगे। अगर और डिटेल में जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप ये बुक से डाउनलोड कर सकते हैं। इवन यहाँ पे दिया है ओरिजिनल पैन कार्ड, जो प्री रिक्विजिट्स बोलते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये आपको आपके पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। आप ये साइट पे जाकर के उसको वेरीफाई कर सकते हैं। देन ओपनिंग एंड डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये तीनों अकाउंट की जो बात थी उसमें डिपॉजिटरी के अंदर डिपॉजिटरी के एजेंट जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, उनके पास आपको अकाउंट ओपन करना रहेगा। फिर उसके अलावा डिपॉजिटरी वाला पार्ट हो गया। फिर ये देखो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। अब इसमें मैं डिटेल में नहीं जानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको पता होगा कि आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ वो सब कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो एक मैं क्वेश्चन पूछता आप लोगों से कि पैन कार्ड है उसको मैं एड्रेस प्रूफ में ले सकता हूँ कि नहीं। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के डालना है यस या नो। पेन यस, पेन नो, राइट। इतना करके आपको मैसेज में डालना है नीचे कमेंट बॉक्स में, तो मुझको समझ में आएगा कि पैन कार्ड को आप एड्रेस प्रूफ में ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। और देखिए उसके आगे और आप जाओगे तो और इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी। 27 पेज की आईडी प्रूफ हो गया था, एड्रेस प्रूफ हो गया। फिर और नीचे जाएंगे आपको तो हाउ टू रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट, जो मैंने आपको बताया वो उसी को थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड वे से मैंने आपके सामने रखा हुआ है। फिर और कौन सी चीज, ये पूरा देखो प्रोसेस है कि कहाँ पे होता है, उसका ऑफिशियल्स कहाँ पे है। आप चाहो तो ये यहाँ पे से वेस्टर्न रीजन है तो वो कौन सी जगह पे, वो यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा एड्रेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते देखिए ये हाउ टू रीड ऑफर डॉक्यूमेंट। अभी हमने जो बताया था कवर पेज, जो कवर पेज होता है उसमें क्या क्या आएगा, फुल कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ इश्यूड कंपनी। अभी आपको देखा था इसके पहले जो हमने केस देखा जिसमें जो कंपनी है उसके बारे में उसका जो प्लेस है वो दिखेगा, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। इस तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है कवर पेज से। पहले पेज में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी। देन रिस्क फैक्टर जो मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद में इंट्रोडक्शन, तो कंपनी का पूरा बही खाता आपके सामने खुल जाएगा। अबाउट अस, तो उसके अंदर जो अबाउट अस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी मिलेगी। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका आ गया, लीगल इंफॉर्मेटिव आ गया। इस तरह से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फिर आप और आगे बढ़ते जाएंगे तो आईपीओ के बारे में और डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये आपका होमवर्क है, इसको डाउनलोड करना है और उसकी प्रिंट आउट निकाल करके एक बार खाली पढ़ जाना है, राइट।
तो आपको इतना अच्छा नॉलेज मिलेगा जो नॉर्मली आप कितना भी दूसरी बुकें पढ़ करके भी ट्राई करेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। बट यहाँ पे आपका वो बेनिफिट है कि आपको फटाफट नॉलेज मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से मैं स्लाइड के ऊपर लेके जाता हूँ। तो स्लाइड आपके सामने प्रेजेंट हो गई। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको मैंने बताई वो आपको खास कंप्लीट करनी है, फिर ही आईपीओ के अंदर आपको आगे बढ़ना है। अब आईपीओ की प्रोसेस करते जब आप, तो दो डिफरेंट मोड है जिसके थ्रू आप प्रोसेस कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज फिक्स प्राइस इश्यू। तो फिक्स प्राइस इश्यू में पहले से अमाउंट प्राइस डिसाइड हो जाती है और उस प्राइस के ऊपर आप उस प्राइस के ऊपर आपका प्रोसेस हो रहा होता है। तो अगर मैं ये करूँ इसके अंदर, स्पॉटलाइट ऑन कर रहा हूं मैं। टाइप ऑफ इश्यू आईपीओ के अंदर एक तो फिक्स प्राइस है और दूसरा बुक बिल्डिंग इश्यू। तो फिक्स प्राइस के अंदर प्राइस पहले से कंपनी डिफाइन कर देती है और वो आप ऑफर डॉक्यूमेंट में देख पाएंगे। बुक बिल्डिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें प्राइस क्या होता है, डिफाइन होती है बट लेट होती है, और उसके अलावा उसमें आपको रेंज मिलता है 20% का। मान लो 100 रुपए और 120 रुपए, इस तरह से ये जो डिफरेंस है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप बुक बिल्डिंग, अभी मैक्सिमम जितने भी आईपीओ आते हैं वो सारे के सारे बुक बिल्डिंग प्रोसेस वाले होते हैं। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू मैक्सिमम काम आज के टाइम में हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी यहाँ तक की। अब आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम लोग एंड के पास पहुंच गए। एंड के अंदर जितनी भी मैंने चीजें शेयर की, अगर आप देखोगे तो एक तो मैंने सेबी की तरफ से दिया, ये सेबी यहाँ से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसके अंदर जा सकते हैं। फिर जो मैंने आपको पीडीएफ बताई थी अभी, वो पीडीएफ मैंने investors.sebi.gov.in उसके पास से दिया हुआ है। देन कुछ जो कंटेंट मैंने कवर किया है, वो जो क्विज एनआईएसएम की हो रही है उसके अंदर जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर से आपको काफी इंफॉर्मेशन वाली चीजें आपको वहां से मिल सकती है। देन nism.ac.in उसमें से काफी इंफॉर्मेशन मैंने दी है कि जिसके थ्रू मैं आपको इसको और इंटरेक्टिव और अच्छा बना सकूं। तो आज का टॉपिक मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, कुछ नया सीखा होगा। अब आपका टास्क ये है कि आप कौन से नए आईपीओ आ रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे लोग व्यू करेंगे। हो सकता है ये भले मैंने जो पब्लिश किया है, बट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद भी इसको लोग देख रहे होंगे। तो आज की डेट में जब आप इसको देख रहे हो तो कौन सा नया आईपीओ चल रहा है और वो भरना चाहिए कि नहीं, आपके कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पे अपना व्यू देना है। अच्छा, फिर से एक बार रिपीट कर दो, यहाँ पे मैंने जिस भी कंपनी का नाम लिया, जिसका भी एग्जांपल दिया, उसको मैं उसके बारे में अच्छा या खराब नहीं बोल रहा हूँ। दैट इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस ही मैंने उन सबका नाम लिया है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट करता हूँ और कल के लिए मैं आपको फिर से इनवाइट करता हूँ। सेकेंडरी मार्केट द मोस्ट अमेजिंग मार्केट, और जिसमें जितना भी आपने सुना होगा सट्टे के बारे में लोग जो बोल रहे होते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट का ही पार्ट है। तो सट्टे का पार्ट ना बने और उसमें वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, और अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, वो सारी चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज के दिन के लिए यहाँ पे हम लोग अपना प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस और इतना आपने टाइम दिया उसके लिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और आज के दिन की टॉप 3 लर्निंग आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करनी है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच।